नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। इस वक्त बड़ी खबर नूह से निकलकर आ रही है, जहां पर खनन माफियाओं के हौसले जो हैं वो लगातार बुलंद होते हुए नजर आए हैं और पंच गांव में डीएसपी को डंपर से कुचलने की घटना जो है वो निकलकर सामने आई। डीएसपी को मौत के घाट जो है वो उतारा गया है और अवैध खनन के खिलाफ रेड करने के लिए जो है डीएसपी पहुंचे थे और इसी साल सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होने वाले थे और अनिल विज ने सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी पारित कर दिए। आपको बताएं, डीजीपी और एडीजीपी नूह के लिए रवाना हो चुके हैं और होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री अनिल विज ने भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। यानी कि पंचगांव के डीएसपी जो वो हैं उनकी डंपर से कुचलकर मौत हुई है और अवैध खनन पर रेड करने के लिए डीएसपी पहुंचते हुए नजर आए थे। और इस साल जो है डीएसपी सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होने वाले थे। आपको बताएं, हरियाणा में पहले भी जो खनन है वो होता हुआ नजर आया है और उसको लेकर सरकार और प्रशासनिक अधिकारी, आला अधिकारी लगातार मौके पर पहुंचकर इसका प्रयास करते हैं कि कोई भी अवैध खनन एक बड़े पैमाने पर करता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। लेकिन दुखद यहां पर डैम्पर से ही कुचला और डीएसपी साहब को मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया। ये इनकी शहादत जो है क्या रंग लेकर आएगी और अवैध खनन करने वालों को आखिर कब तक पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी, क्योंकि एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा चैलेंज यहां पर अवैध खनन माफियाओं ने कानून व्यवस्था और कानून व्यवस्था को चलाने वाले अधिकारियों के सामने पेश कर दिया है। आपको बताएं, नूह के अंदर डीएसपी को मौत के घाट उतारा गया और इससे पहले भी नूह के साथ साथ हरियाणा के अलग अलग राज्यों में जहां पर बड़े जंगल होते हैं वहां पर अवैध खनन की कार्रवाई जो है लोग करते हुए, अपराधी जो है वो करते हुए नजर आते हैं। आला अधिकारी जो है लगातार रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन अवैध खनन को रोका जाए इसकी कोशिशें लगातार होती हैं। अब डीएसपी साहब अपनी टीम के साथ वहां पहुंचते हुए नजर आए। अब बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर डीएसपी साहब के साथ मौके पर कौन कौन से लोग मौजूद थे, क्योंकि अगर अवैध खनन को रोकने के लिए कोई आला अधिकारी जाता है तो उसके साथ काफी फोर्स होता है। आखिर वो फोर्स कहां नरारत दिखाई दिया। नूह का ये पूरा मामला है जहां पर डीएसपी सुरेंद्र की मौके पर ही मौत हो चुकी है और गृह मंत्री अनिल विज ने भी सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। यहां तक उन्होंने कहा कि दूसरे जिले की अगर फोर्स को बुलाना पड़ा तब भी हम नहीं चूकेंगे और एक बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की जाएंगी। जो भी इसमें दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी है और किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। खनन माफियाओं के हौसले आखिर इस कदर बुलंद हैं और आपको जानकारी दें कि डीएसपी की हत्या पर गृह मंत्री का यह बयान जो आपको अब पल पल की जानकारी देते हुए नजर आ रहा है, खनन माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आसपास के जिलों की फोर्स भी अगर बुलानी पड़ती है तो बुलाएंगे। ये होम मिनिस्टर अनिल विज का जो है बयान आया है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हम किसी को भी बख्शने वाले नहीं है। खनन माफियाओं के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी है और आसपास के जिलों का अगर फोर्स भी बुलाना पड़ा तो हम बुलाकर रहेंगे, लेकिन जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चैलेंज है यहां पर और सीधे तौर पर चुनौती दी जा रही है कानून व्यवस्था को लेकर। आखिर कब तक गिरफ्तारियां होंगी और कब जाकर जो अवैध खनन हर एक जिले में और जिले के साथ साथ ये हर एक राज्य की समस्या बनती हुई नजर आ रही है। एक बड़े स्तर के ऊपर सरकारें क्या कुछ कदम उठाती हुई नजर आने वाली हैं। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। उधर अंबाला में एक बार फिर से मौसम का मिजाज जो है वो बदलता हुआ नजर आया है और शहर के अंदर मूसलाधार बारिश हुई, जिसके चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आई है और दिन के अंदर तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली। आपको बताएं कि तेज बारिश से धान की फसल को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आया है, जिससे किसानों के चेहरे भी खिल चुके हैं, क्योंकि 2 दिन से अंबाला में बारिश नहीं हुई थी और जब बारिश हुई है तो इससे फसलों को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आएगा।
रतिया में इन दिनों गंदे पानी की सप्लाई होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही। दूषित पानी आने से लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है और सीवरेज का पानी वाटर सप्लाई में मिक्स हो रहा है। मेन बाजार और कई कॉलोनियों से सीवरेज का पानी आने से लोगों की अंदर बीमारियां जो हैं वो पैदा हो रही हैं और काफी लोग बीमारियों का शिकार होते हुए नजर आए। वहीं लोगों ने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर ये मांग की है कि पानी की समस्या का जल्द समाधान किया जाना चाहिए और इससे जो बीमारियां हो रही हैं उससे भी हमको बचाया जाए। रत्तिया क्षेत्र में पहले ही बहुत बीमारी फैली हुई है, हेपेटाइटिस सी है, बी है, बहुत काफी बीमारी फैली सिर्फ पानी के कारण। आज फिर वही हाल दोबारा, फिर वाटर सप्लाई में फिर वही हाल दोबारा फिर चल रहा है। बिल्कुल ये गंदा पानी आ रहा है और इतनी बदबू आ रही है पानी के अंदर, अपनी कौन सा पानी मिक्सिंग होके आ रहा है यहाँ पे। मेन बाजार में बहुत दिक्कत है, सीवर का पानी गंदा बीच में मिलकर आ रहा है जिसको पीने के लिए बहुत बीमारियां लग रही हैं और पीने को बिल्कुल स्वाद नहीं है, मैला भी है, गंदा भी है और दूषित भी है, बदबू भी आ रही है पानी में से। ये 2-3 दिन बाद आ जाता है, कभी 2 दिन बाद कभी 3 दिन बाद आ जाता है, काफी गंद आता है इसमें। हिसार नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंड की 3 सदस्यीय टीम सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंची और टीम ने 3 सिविल अस्पताल की सुविधाओं का निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण के बाद सिविल अस्पताल को अंक दिए जाएंगे। बीते सोमवार से टीम निरीक्षण कर रही है और आज टीम का दूसरा दिन है। इससे पहले स्टेट की टीमें निरीक्षण कर चुकी हैं और नेशनल टीम ने 2 डॉक्टरों और 1 सीनियर नर्सिंग स्टाफ भी शामिल बताए जा रहे हैं। इस निरीक्षण के बाद सिविल अस्पताल को अंक दिए जाने हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक अस्पताल 70% अंक हासिल करने में कामयाब रहता है तो इसे एक्वास में राष्ट्रीय स्तर की मान्यता मिल जाएगी और सुविधाएं बढ़ाने के लिए अस्पताल को भारी भरकम बजट भी दिया जाएगा। बादली खंड विकास और पंचायत अधिकारी कार्यालय के प्रांगण में वन महोत्सव दिवस मनाया गया है और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए वन महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में बादली से एसडीएम विशाल कुमार ने पौधारोपण किया है और साथ ही लोगों से अधिक पौधे लगाने की अपील भी करते हुए वो नजर आए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं ताकि पर्यावरण अच्छा रहे। वहीं कार्यक्रम में बादली खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी रामफल, विकास जिला परिषद छज्जर से परियोजना अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे और लोगों से अपील पौधों की और पेड़ों की करते हुए नजर आए हैं। देखिए, वन महोत्सव सरकार के दिशा निर्देश पे एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम है जिसमें हर तरफ हरियाली हो, हमारे को अधिक से अधिक ऑक्सीजन की प्राप्ति हो और वातावरण शुद्ध हो। इन सब चीज़ों के लिए हमने आज पूरे बादली खंड में बीडीओ ऑफिस के सौजन्य से और जैसा कि डीसी साहब और जिला परिषद कार्यालय से सीओ साहब द्वारा निर्देशित किया गया था, सभी ग्राम पंचायतों में प्लांटेशन का कार्य किया गया। नर्सरी से पौधे उपलब्ध कराए गए और ग्राम सचिव एवं गांव के मौजूद व्यक्ति, एक सरपंच इत्यादि, नंबरदार इत्यादि सबके सहयोग से। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर विकास कुमार ने लोगों से पौधे लगाने की अपील की है और पुलिस कमिश्नर ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में पौधे भी लगाए। साथ ही बताया यह भी है कि तमाम थानों और चौकियों में इन दिनों पौधे लगाए जा रहे हैं और पुलिस कमिश्नर कार्यालय में 300 पौधे लगाए जा चुके। आपको बताएं कि फरीदाबाद को लोगों से अधिक पौधे लगाने की उम्मीद जताई जा रही है और लोगों के साथ ये भरोसा लिया जा रहा है कि अपने क्षेत्र में भी अधिक से अधिक पौधे लगाएं। तो जैसा कि अब सावन का महीना शुरू हो गया है और इस महीने में जो सबसे बढ़िया चीज़ कोई कर सकता है वो यही है कि एनवायरनमेंट के लिए पेड़ों को लगाया जाए। उसके लिए हमने फरीदाबाद पुलिस की तरफ से भी हमारी पुलिस लाइंस में अभी 1000 पेड़ लगाए हैं। साथ में एसीपी ऑफिस में भी 300 पेड़ के करीब हमने यहाँ पे लगाए हैं। उसके अलावा हर पुलिस स्टेशन, हर पुलिस पोस्ट में
बाउंड्री के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ सबने अपने अपने पेड़ इस समय लगा रहे हैं। तो मेरी सबसे अपील है कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ सारे जहाँ पे हो सकते हैं वहाँ पे इस सावन के महीने में पेड़ लगाएं। आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय रेलवे आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन की थीम पर विशेष सप्ताह तहत मना रहा है। और विशेष सप्ताह के दौरान रेलवे स्टेशनों को रंगारंग रोशनी से सजाया गया है। स्टेशनों पर फोटो गैलरी और डिस्प्ले लगाई जाएगी और स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर वीडियो क्लिप दिखाई जानी और देशभक्ति के गीत वहां पर बजते हुए भी नजर आने वाले हैं। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने दिल्ली में आयोजित सम्मेलन हॉल में सप्ताह समारोह के केंद्रीय समारोह का उद्घाटन किया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह किया गया है। वहीं अंबाला की अगर बात करें तो छावनी के डीआरएम लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस महोत्सव को विधिवत शुरुआत की गई है। और लाइव कॉन्फ्रेंसिंग में अंबाला डीआरएम गुरविंद मोहन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की और मंडल के अनुग्रह होने पर कार्यक्रम को जानकारी दी गई है और तमाम जानकारियां साझा करते हुए भी आला अधिकारी नजर आए हैं। डिविजनल रेलवे मैनेजर अंबाला, जैसा आपने अभी देखा, चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने एक आइकॉनिक वीक का उद्घाटन अभी किया है जो 18 से लेकर 23 जुलाई तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से पूरे भारतीय रेलवे मनाया जाएगा। इसके पीछे महत्व ये है कि रेलवे आज़ादी की फ्रीडम स्ट्रगल के साथ रेलवे स्टेशन और ट्रेनें जो जुड़ी हुई हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है और उनके साथ फंक्शन किया जाएगा। उन स्टेशनों पे, जैसे स्टेशन जो हमारे आज़ादी के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे अमृतसर है, ककौरी है, बड़े बड़े स्टेशन हैं। नू डीएसपी हत्या को लेकर एक बड़ी खबर और एक बड़ा बयान जो है वो हुड्डा का, भूपेंद्र हुड्डा का निकलकर सामने आया है। चंडीगढ़ से उन्होंने बयान दिया है, प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था जो है वो लगातार फेल हो रही है और खनन माफियाओं का आतंक जो है वो चरम सीमा पर दिखाई दे रहा है। जनप्रतिनिधियों को धमकियां, इससे पहले आपने खबर सुनी होगी, विधायकों को धमकियां दी जा रही हैं और उसके बाद डीएसपी की हत्या की गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था को निशाना बनाते हुए और उसको फेलियर बताते हुए नजर आए हैं और उन्होंने कहा कि डीएसपी की हत्या ये कानून व्यवस्था को लचर और कमजोर करती हुई नजर आ रही है और अपराधी और जो भूमाफिया है आज जो नू में जो हुआ है वो बड़ा शर्मनाक हुआ है। एक पुलिस के डीएसपी की हत्या कर दी गई है माइनिंग माफिया द्वारा और ये माइनिंग माफिया बेकाबू होता जा रहा है। वैसे तो हरियाणा में सारा कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। रोज इतने कत्ल, भाई विधायकों को धमकी, तो आज ना तो विधायक सुरक्षित हैं ना पुलिस अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। और जब तक अगर यही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा। आम आदमियों का विश्वास उठता जा रहा है, तो सरकार को तुरंत ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि आम आदमी में विश्वास कायम हो और कानून व्यवस्था चुस्त हो। सर, जो ये कहा गया है कि लगातार वहां गुहला चीका में नगर पालिका एक बार फिर से सवालों के घेरे में लगातार नजर आ रही है और करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए भवन में लाखों रुपए के घोटाले का मामला निकलकर सामने आया। घोटाले की सूचना पाकर अधिकारियों में हड़कंप मचता हुआ भी दिखाई दिया है और नए भवन में निकाय चुनाव के बाद चेयरपर्सन और पार्षदों को शपथ दिलाई गई थी। नए भवन का मुहूर्त हुए अभी एक सप्ताह भी नहीं बीता है और सारी जो छतें हैं वो टपकती हुई नजर आई। आपको बताएं कि बिजली फिटिंग भी फूक चुकी है और अब सवाल ये उठता है कि आखिर घोटाले का असली जिम्मेदार कौन है। जैसे अभी बारिश आई है जी, शिफ्ट होने के बाद ना तुरंत बाद बारिश आ गई यहाँ पे, तो जो हमारे पाइप थे पानी के वो ब्लॉकेज हो गए हैं और उसके कारण जो हमारी मेन पावर सप्लाई थी वहाँ पे पानी आने के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसके कारण तारें खड़ गई हैं और वो चेंज करवा रहे हैं। फरीदाबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया है जो एयर एशिया एयरलाइंस में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करते हुए नजर आते थे और पुलिस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार भी कर चुकी, जबकि गिरोह के 6ठे सदस्य की गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। दरअसल फरीदाबाद पुलिस की NIT
जोन ने साइबर थाना पुलिस ने 24 जून को एक शख्स की शिकायत दर्ज की थी और उससे एयर एशिया एयरलाइंस पर नौकरी लगवाने के नाम पर 6,80,000 रुपए का फ्रॉड किया गया। सूचना पाकर साइबर थाना पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक लैपटॉप के साथ साथ एक कंप्यूटर और एक मोबाइल फोन, एक चेकबुक और 3,97,000 रुपए भी बरामद किए। आपको बता दें कि इस गिरोह पे 300 से भी ज्यादा साइबर ठगी के आरोप हैं और पुलिस लगातार इसको गिरफ्तार करने का प्रयास भी कर रही थी। सुभाष मौर्य जी हैं जो हमारे कंप्लेनेंट थे, NIT के रहने वाले हैं। उन्होंने हमें एक कंप्लेंट दी थी कि बोल भाई मैंने अपना जो डाटा है नौकरी के लिए रिज्यूम डाला था sign.com पर, naukri.com sign.com जैसा कि रिज्यूम लेती हैं और उस पर रिज्यूम डालने के बाद मेरे पास कॉल आती है कि बोल भाई हम आपको नौकरी लगा देंगे। नौकरी के नाम पर रजिस्ट्रेशन फीस हो गई या नौकरी पे, फिर उसके बाद इंटरव्यू हो गया। उसके बाद कई ऐसे स्टेप्स बनाकर उन्होंने स्टेप्स के नाम पर 3 अलग अलग खातों में उनसे 6,80,000 रुपये ले लिए थे, जो एयर एशिया में उसको वेंडर या ग्राउंड्समैन या इसी प्रकार की कई और नौकरियों का। हरियाणा फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन धनेश अदलखा के समर्थन में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय निवासी और फार्मासिस्ट के साथ साथ RWA और NGO के लोग केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के कार्यालय पहुंचे हैं और कृष्णपाल गुर्जर को फूल देकर उन्होंने धन्यवाद भी दिया। आपको बताएं क्योंकि कुछ दिन पहले कृष्णपाल गुर्जर खुलकर धनेश अदलखा के समर्थन में आ चुके थे और सार्वजनिक मंच से धनेश अदलखा का समर्थन करते हुए कहा था कि 15 से 20 साल से नगर निगम के निस्वार्थ काम कर लोगों की सेवा की है। के पास सिर्फ मैं एक ही गुजारिश लेके यहाँ पे आया हूँ, जो व्यक्ति विश्वास दिलाता हूँ सरकार की केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी की जिंदाबाद जिंदाबाद। डीएसपी की हत्या पर एक और बयान रणदीप सुरजेवाला का आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सुरजेवाला का ये बयान, उन्होंने कहा कि जो डीएसपी की हत्या हुई है वो कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था जो है हरियाणा की चरमराती हुई नजर आ रही है, क्योंकि डीएसपी का एक ऐसा पद और एक ऐसा ओहदा होता है कि अगर उसकी हत्या हो जाती है तो आम जनमानस आखिर कहां जाकर ठहरता हुआ नजर आएगा। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के नेता साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि डीएसपी की हत्या जो है वो कानून व्यवस्था के साथ अवैध खनन के जो आरोपी हैं वो करते हुए नजर आए हैं और हरियाणा सरकार को तुरंत एक्शन इसमें लेना चाहिए। आपको बताएं कि डीएसपी की हत्या को लेकर तमाम कांग्रेस के नेता भी अब सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे केंद्रीय स्तर पर हो या फिर राज्य स्तर पर। तमाम नेता बड़े और छोटे अब आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं और डीएसपी की हत्या पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भूपेंद्र हुड्डा ने भी कानून व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान खड़ा किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था जो है वो अब दुरुस्त नहीं रही है और अब कि माइनिंग माफिया यमुनानगर से लेकर नूह और मेवात तक सर चढ़कर हरियाणा के खजाने को लूट रहा है, हरियाणा के खनिजों को लूट रहा है। खट्टर सरकार आंख बंद करे क्यों बैठी है? इससे साफ है कि यहाँ दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। हमारी मांग है कि नूह के अंदर जो एक दर्दनाक हत्या डीएसपी की हुई है उसकी न्यायिक जांच हो। हाई कोर्ट के सिटिंग मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश से जो डीएसपी जिनकी हत्या की गई है, कत्ल का मुकदमा दर्ज कर सब दोषियों को फौरन गिरफ्तार किया जाए। क्षेत्र के शाहाबाद के गांव दामली में उपभोक्ताओं और ग्रामीणों की शिकायत पर खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने डिपो को सील कर दिया है और इसी के मौके पर ग्रामीण और विभाग के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। खाद्य पूर्ति अधिकारी इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह ने यह बताया है कि जब जांच के लिए पहुंचे तो बड़ी संख्या में कार्ड धारक वहां पर मौजूद दिखाई दे रहे थे और डिपो होल्डर सरकार की योजनाओं के अनुसार ठीक ढंग से राशन वितरित नहीं करते थे। और आपको बताएं कि लोगों के साथ साथ व्यवहार भी ठीक नहीं होता था और साथ ही शिकायतकर्ताओं ने यह भी कहा कि डिपो होल्डर
घपलेबाजी किया करते हैं और कोई भी काम जो है वो निष्पक्ष तरीके से नहीं करते हैं। जो डिपूधारक था ये खाद्य आपूर्ति में बहुत ज्यादा घपलाबाजी कर रहा था, जिससे गांव के सभी लोग परेशान थे बहुत ज्यादा। इसको कोई भी राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए गांव में। ये गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, इसी वजह से जो ये कार्यवाही हुई है उसी वजह से सब किया गया। गोहाना सब्जी मंडी में टीन शेड गिरने से 2 लोगों की मौत के बाद अब हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड एक्शन मोड में आता हुआ नजर आया है और इसी कड़ी में महेंद्रगढ़ जिले के मोडियो में लगे टीन शेड की जांच लगातार की जा रही है और जांच में सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर राजेश कुमार धनश्यन अटेली और अनाज मंडी का निरीक्षण किया गया है और सादी मार्केट के एसडीओ प्रवेश रंगा और जेई आशुतोष शिवांश को रिपेयरिंग करवाने के आदेश भी दिए गए हैं। उधर डीएसपी की हत्या को लेकर अब सीएम ने भी ट्वीट किया है और सीएम ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। मनोहर लाल ने ट्वीट किया है, यानी कि हत्या मामले में कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं और एक भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। शोकाकुल परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और ईश्वर दिवंगत डीएसपी की आत्मा को शांति दे, मनोहर लाल ने ट्वीट करा है और डीएसपी की हत्या पर सख्त से सख्त आदेश पारित कर दिए हैं और एक भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। साफ तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी या हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो एक्शन मोड में आती हुई नजर आ रही है। इससे पहले अनिल विज ने भी कानून व्यवस्था को लेकर कोई खिलवाड़ न करे इस तरह के बयान दिए। उन्होंने कहा कि अगर दूसरे जिले की भी फोर्स बुलानी पड़ी तो हम फोर्स बुलाएंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए नजर आने वाले हैं। ये मनोहर लाल का ट्वीट है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह जी की हत्या के मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं और एक भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा, यानी कि साफ तौर पर मुख्यमंत्री से लेकर होम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से लेकर डीजीपी एडीजीपी तमाम आला अधिकारी अब एक एक्शन मोड में आ चुके हैं और लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक छवि गई है अवैध खनन माफियाओं के हौसले आखिर इतने बुलंद क्यों हैं, उसको नेस्त नाबूद किया जाना चाहिए, उनको तोड़ना चाहिए और पूरी गवर्नमेंट अब इसके ऊपर सक्रिय भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। इससे पहले आपने देखा कि विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, तमाम बड़े नेता इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रियाएं देते भी नजर आए हैं और साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था लचर होती हरियाणा में दिखाई दे रही है और इसको लेकर कानून व्यवस्था को सवालों में घेरते हुए कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार को निशाना बनाती हुई भी नजर आ रही है। इस वक्त कुरुक्षेत्र से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं कुरुक्षेत्र की बड़ी खबर है, डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या का मामला जो है परिजनों में मातम का माहौल जो है वो अब बनता हुआ नजर आ रहा है और सारंगपुरा गांव में अंतिम संस्कार होगा। 3 महीने के बाद रिटायरमेंट था डीएसपी साहब का और डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के मामले पर अब ये कुरुक्षेत्र में जहां पर उनका पैतृक गांव है वहां से अपडेट मिल रही है कि परिजनों में मातम का माहौल जो है वो बना हुआ है और सारंगपुर गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। दुखद खबर है, बहुत दुखद खबर है। 3 महीने के बाद जो है वो रिटायर हो रहे थे, सेवानिवृत्त हो रहे थे और उससे पहले इस तरह की घटना उनके साथ घटित हुई। अवैध खनन करने वालों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया और अब सरकार और आला अधिकारी जागते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई भी दोषी इसमें नहीं बख्शा जाएगा। जितने भी आरोपी इसमें होंगे उनको सख्त से सख्त सजा दिलाने का राज्य सरकार काम करेगी और विपक्ष भी अपना काम यानी कि जो आरोप है वो लगाता हुआ नजर आ रहा है। कानून व्यवस्था लाचार है,
इस तरह की बातें विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये डीएसपी कुरुक्षेत्र के पैतृक गांव है, जहां पर उनकी अंतिम संस्कार किया जाएगा और महज केवल 3 महीने के बाद उनका रिटायरमेंट था, यानी कि 3 महीने के बाद वो रिटायर हो जाते और उससे पहले उन्होंने अपने प्राण जो है वो राज्य के लिए न्यौछावर कर दिए और ये शहादत में ही गिना जाएगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार देखते रहें हर खबर।